क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे मार्स भाई, ये क्या वीनस का तो कोई मून नहीं था ना? अरे ड्रामा बंद कर भाई, वो मून नहीं बल्कि कॉसी मून है। देख मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी खोज 11 नवंबर 2002 में हुई थी। 2002 VE एक एस्टेरॉयड है जो करीब 230 मीटर बड़ा है और इसको हम ज़ूज़वी भी कहते हैं। एक्चुअली वीनस का मून नहीं, लेकिन ये मून की तरह वीनस के चक्कर लगाता है। देख, एक मून अपने प्लेनेट से डायरेक्टली ग्रेविटेशनली बाउंड होता है और इसी प्लेनेट को ऑर्बिट करता रहता है, जैसे कि अर्थ का मून। लेकिन इस एस्टेरॉयड को हम क्वासी मून कहते हैं क्योंकि ये वीनस को नहीं बल्कि सन को ऑर्बिट करता है। ये एनिमेशन देखो, ये ऑब्जेक्ट सन को ऑर्बिट करते करते वीनस की ग्रेविटी में स्टक हो गया है और इसका मूवमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि ऐसा लगता है कि ये वीनस को ऑर्बिट कर रहा हो। ज़ूज़वी पिछले 7000 साल से वीनस के चक्कर लगा रहा है और कुछ साल बाद ये वीनस को धोखा देकर भी चला जाएगा। हे मार्स भाई, ये बताओ कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में 1000 बिलियन स्टार्स और हर स्टार के पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो इसका मतलब किसी ना किसी प्लैनेट में तो लाइफ होनी चाहिए ना? भाई बात तो तेरी बिल्कुल सही है। ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से भी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 10,000 सिविलाइजेशन होनी चाहिए। अरे बाप रे भाई, मिल्की वे गैलेक्सी तो अराउंड 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो अभी तक अपने से कोई मिलने क्यों नहीं आया? देख, एक्चुअली किसी भी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और उसके ऊपर इंटेलिजेंट लाइफ जैसे कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे कि डायनासोर बहुत इंटेलिजेंट थे, डॉल्फिन तो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, लेकिन इन दोनों स्पीशीज ने कभी भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ काम नहीं किया। मतलब हो सकता है किसी प्लेनेट पे एलियंस हो लेकिन वो इंटेलिजेंट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो लेकिन इंसानों से बात नहीं करना चाहते हो क्योंकि इंसान अभी तक बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं। और पता है, द ग्रेट फिल्टर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लेनेट पे एलियंस इतने एडवांस हो गए हो कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी ने उन्हें खुद खत्म कर दिया हो, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब। हे मार्स भाई, जरा कोई टाइम ट्रैवल की कहानी तो सुनाओ। भाई एकदम मस्त कहानी है। 2 नवंबर 2000 को टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट के चैट बॉक्स में कुछ लोग टाइम ट्रैवल की बातें कर रहे थे। जॉन टाइटर ने एक मैसेज पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी जरूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया। लेकिन मार्स, ये तो एक प्रैंक भी हो सकता है ना? नहीं भाई, जॉन टाइटर ने अपनी टाइम मशीन के कुछ फोटोज और मैनुअल्स भी शेयर किए। उन्होंने अपनी मशीन का नाम C204 ग्रेविटी डिस्टॉर्शन टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट बताया और इस मशीन को एक कार में फिट किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि इसका आविष्कार 2034 में लार्ज हेड्रोन कोलाइडर की मदद से हुआ है। और पता है, जॉन टाइटर ने अपनी पोस्ट में पेरू में आने वाले अर्थक्वेक और कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना की भविष्यवाणी भी की थी। प्लूटो सोलर सिस्टम छोड़ो, प्लूटो सोलर सिस्टम छोड़ो। अरे भाइयों, क्या हो गया? अरे देखो देखो, इस रिसर्च पेपर में क्लियरली मेंशन है कि प्लूटो का ऑर्बिट बहुत ज्यादा कियोटिक है और इसकी वजह से बाकी सारे प्लैनेट्स का ऑर्बिट में गड़बड़ आ सकता है। हाँ भाई, जहाँ हम सब 8 प्लैनेट्स का ऑर्बिट इलिप्टिकल और सन के इक्वेटर के प्लेन में है और हम सब प्लैनेट ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में है, वहीं प्लूटो का ऑर्बिट बहुत ज्यादा इलिप्टिकल है और सन के इक्वेटर से 17 डिग्री टिल्टेड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो के ऑर्बिट में 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां वो नेपट्यून के ऑर्बिट से इंटरसेक्ट करता है, और अगर दोनों प्लैनेट्स एक साथ इन इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंच गए तो दोनों का कोलिजन हो जाएगा और इससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जो पूरे सोलर सिस्टम को खत्म कर देगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, 2 डायमेंशनली प्लूटो का ऑर्बिट नेपट्यून के ऑर्बिट को कट करता है, लेकिन 3 डायमेंशन में प्लूटो का ऑर्बिट काफी टिल्टेड है और सही में इन दोनों के ऑर्बिट एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते। और जो प्लूटो का ऑर्बिट नेपट्यून के सबसे करीब होता है तब भी उनके बीच 2.5 AU का डिस्टेंस होता है।